जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटी का मेंटोर हूं और आज हम हमारा थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेलिएंट फीचर्स किए थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ साथ में हमने शेड्यूल किए थे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर यही कहूँगा कि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, PYQ ओरिएंटेड हमें चीज़ें रखनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करनी है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है और एक्सपर्टीज हमें डेवलप नहीं करनी है। कुल मिला के हमें कम से कम समय में पॉलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा पहला एम है। आज हमारे दो सिंपल टॉपिक्स है, शॉर्ट टॉपिक से ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा उसमें मैं। बहुत ही सिंपल है, एक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और दूसरा है सिटीजनशिप। छोटे छोटे हैं, एक एक करके हम सिंपल लैंग्वेज में सभी को एग्ज़ाम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए, पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ये पार्ट 1 में आता है। दूसरी चीज ये है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। तो कल को क्योंकि पार्ट्स हमसे यूजुअली मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन से पार्ट में आता है और ये आर्टिकल 1 to 4 रिलेटेड है। आर्टिकल 1 से 4 इससे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने क्या कहा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको यहां पे ना एज एन इंडिविजुअल भी, आपको एज अ गुड सिटीजन आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भी मेंशन है और भारत भी मेंशन है। तो अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी, तब शायद अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर होते तो आप बता सकते थे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजें मेंशन है, इंडिया भी मेंशन है और भारत भी मेंशन है। तो मैंने क्या कहा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। पहली चीज आपको यह याद रखनी है। दूसरी चीज, आर्टिकल जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया की। किसकी बात करता है? टेरिटरीज ऑफ इंडिया की। तो कौन कौन सी टेरिटरीज इसमें आएंगी? तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सेकंड यूनियन टेरिटरीज और थर्ड है टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तीन चीजों की बात करी मैंने, तीन टेरिटरीज की बात करी है। पहला, स्टेट्स की टेरिटरीज, जैसे MP है, छत्तीसगढ़ है, तो इनकी अपनी बाउंड्री है तो ये इनकी टेरिटरी हो गई। यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का जो बाउंड्री है तो वो उसकी टेरिटरी हो गई। दमन एंड दीव की अपनी टेरिटरी हो गई। जम्मू एंड कश्मीर की अपनी टेरिटरी है। और तीसरा है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। मान लीजिए आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट किसी के साथ में नेगोशिएशन करती है, अग्रीमेंट करती है और बाय वॉर कोई टेरिटरी को अक्वायर करती है, कॉन्कर करती है, तो वो इन टेरिटरीज के बारे में भी बात कर रही है, हमें पता होना चाहिए। जो फ्यूचर में हम टेरिटरीज अक्वायर कर सकते हैं उनकी भी बात हो रही है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। वही चीजें मैंने लिखी हुई है यहां पे भी स्लाइड्स में कि आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 से 4 हमें पता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 1 में आता है। उसके बाद में हमने आर्टिकल 1 की बात करी थी, मैंने कहा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद में मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी टेरिटरीज है। नाउ मूविंग ऑन, मैंने कहा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हमें पता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल। जो पॉलिटी हम बात करते हैं ना, मैंने लास्ट लेक्चर में जब सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करी थी तब मैंने कहा था कि इंडिया इज क्वासी फेडरल, फेडरल फीचर विथ यूनिटरी बायस, मैंने आपको कहा था। तो हमने इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स आई हैव यूज्ड द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रेफर किया गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसा क्यों है? देखिए, उसके है ना दो रीजन आपको पता होना चाहिए। पहली चीज हमें पता होना चाहिए, एक स्टोरी है अमेरिका की, यूएसए की। जब यूएसए बना था, एज अ स्टेट बना था, तब कुछ 10 या 11 कॉलोनीज थी। उन्होंने मिलकर सोचा था कि हम एक देश बनाते हैं। मतलब कि वो 11 कॉलोनीज ने अग्रीमेंट किया कि वी शुड फॉर्म अ यूनियन और वी शुड फॉर्म अ फेडरेशन। इंडिया में ऐसा हुआ है? नहीं। इंडिया में हमने पहले देश बनाया है। हमने क्या किया है? पहले देश बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ?
जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पहले हमने नेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन करी है, पहले हमने नेशनल बाउंड्रीज बनाई है, उसके बाद में फिर हमने स्टेट्स को बनाया है। समझे? मतलब हमने पहले पहले नेशनल बाउंड्रीज बना ली कि ये इस पाकिस्तान के साथ में हमारी क्या बाउंड्रीज होंगी, ईस्ट पाकिस्तान के साथ में क्या बाउंड्री होगी, वेस्ट पाकिस्तान के साथ में क्या बाउंड्री होगी, नेपाल के साथ में कैसी बाउंड्रीज होगी। उसके बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स होंगे। समय के साथ में हमने नए नए स्टेट्स बनाए। तो पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि पहले हमारा देश बना है, उसके बाद में फिर हमने प्रदेश बनाए। लेकिन अमेरिका में, यूएसए में क्या हुआ था, पहले प्रदेश थे, वो प्रदेशों ने अग्रीमेंट किया कि वी शुड फॉर्म अ फेडरेशन, ये हुआ था। तो इसीलिए पहला रीजन ये हुआ। दूसरा चीज ये है कि जो इंडियन स्टेट्स है, दे डू नॉट हैव राइट टू सेकेट फ्रॉम इंडियन यूनियन। तमिलनाडु, आसाम ये नहीं कह सकता कि आई डोंट वांट टू रिमेन पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एनी मोर। दे डू नॉट हैव राइट, उनके पास में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। दे हैव टू रिमेन पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एट एनी कॉस्ट। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में ऐसा होता है। इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो जो हमने स्टेट्स बनाए थे, स्टेट्स हमने क्यों बनाए थे? स्टेट्स हमने बनाए थे, बहुत सारे स्टेट्स बनाए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि स्टेट्स को गवर्न करने में कन्वीनियंस रहे, हम इजीली स्टेट्स को गवर्न कर पाए। इसीलिए हमने स्टेट्स बनाए थे। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज यह है कि जो इंडियन फेडरेशन है वो अग्रीमेंट रिजल्ट नहीं है अग्रीमेंट का, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन था। अग्रीमेंट मतलब वही था कि जो 11-12 कॉलोनीज थी, उन्होंने अग्रीमेंट किया कि वी शुड फॉर्म अ फेडरेशन। उन 11 राज्यों ने डिसाइड किया कि हमें एक बड़ा फेडरेशन बनाना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया में पहले देश बना है, उसके बाद में हमने राज्य बनाए। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज क्या थी? स्टेट्स हैव नो राइट टू सेकेट फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट्स जो है वो यूनियन को छोड़ नहीं सकता है, वो एग्जिट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। आप इंडियन यूनियन को तोड़ नहीं सकते हो, आप स्टेट्स को तोड़ सकते हो। आपने एमपी में से छत्तीसगढ़ बना दिया, आपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया, लेकिन आप इंडियन यूनियन को ब्रेक नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई फेडरेशन इज यूनियन, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। कंट्री इज डिवाइडेड into different states only because of administrative convenience। वही सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। जो नेक्स्ट है, अब ये हमारा आर्टिकल 1 हो गया। तो आर्टिकल 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले तो इंडिया का नाम, इंडिया दैट इज भारत। सेकेंड, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें भी हमने देखा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने क्यों प्रेफर किया है ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तीसरी चीज की हमने बात करी थी टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरीज होंगी, उसमें हमने टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स देखा, यूनियन टेरिटरीज देखा, और तीसरा देखा था टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और ये किसके पास में पावर होती है? पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। तो इसे ध्यान से समझना। हमारे पास में एट प्रेजेंट इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब मान लीजिए कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में हमें ऐड करना है, तो हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आर्टिकल 2 का। तो आर्टिकल 2 में किसकी बात हो रही है? आर्टिकल 2 में उन टेरिटरीज की बात हो रही है, उन स्टेट्स की बात हो रही है जो इंडिया का पार्ट नहीं है एट प्रेजेंट। हमने उन्हें इंडिया का पार्ट बनाया है। तो आर्टिकल 2 में आपको यह पता होना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन टेरिटरीज। अब उसमें दो चीजें होती हैं, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज यह है कि आप उस एरिया को ऐड कर रहे हो जो कि ऑलरेडी स्टेट है। जैसे कि सिक्किम था, सिक्किम प्रिंसली स्टेट था जब इंडिया आजाद हुआ था। उसके बाद में हमने 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसे इंडिया का मतलब उसे इंडिया में ऐड किया और फुल स्टेटहुड का उसको मतलब फुल स्टेटहुड हमने उसको प्रोवाइड कर दिया था बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो पहले से स्टेट था, वहां पे पहले से स्टेट थी। ठीक है, तो ये पहली चीज है। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे नेपाल है, नेपाल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
तो उसमें अगर उसको हमें इंडिया की टेरिटरी में ऐड करना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, जैसे यहां पे सिक्किम मैंने बताया था आपको। उसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट क्या है, पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लीजिए इंडियन ओशियन में एक बैरन आइलैंड है, खाली बंजर आइलैंड है वो, अब उसे हमें यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड करना है। तो हमने पहले उस टेरिटरी को अक्वायर किया, उसके बाद में हमने उसे स्टेट बनाया, उसके बाद में हमने उसे यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड किया। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कि इंडियन ओशियन में एक बैरन आइलैंड है, उसको हमने अक्वायर किया, उसको अक्वायर करने के बाद में हमने उसको स्टेट बनाया, और स्टेट बनाने के बाद में उससे हमने यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड किया। तो वो पहले से स्टेट नहीं था, जैसे कि नेपाल और सिक्किम पहले से स्टेट्स थे, लेकिन ये पहले से स्टेट नहीं था, इसको हमने स्टेट बनाया और फिर यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड कर दिया। तो ये था आर्टिकल 2। इसमें दो चीजों की बात होती है, दो कंडीशन, एक वो स्टेट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक वो एरिया है जो कि स्टेट नहीं है, पहले हमने उसे स्टेट बनाया फिर उसे हमने ऐड किया है, उसे हमने फिर एडमिशन दिया है। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों स्टेट्स हैं, ये जो दोनों टेरिटरीज है, ये फॉरेन टेरिटरीज है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है अभी तक, इसे हमने आर्टिकल 2 से इंडिया का पार्ट बनाया है। मूविंग ऑन, अब जो हमारा आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में किससे रिलेटेड होगा? देखिए आर्टिकल 3 हमें इंडिया में जो इंटरनली जो छेड़छाड़ करनी है, मान लीजिए हमें नया स्टेट बनाना है या फिर यूनियन टेरिटरी बनाना है, तो उससे जो रिलेटेड है वो आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू व्हाट? आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन और चेंजेस इन दी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो अभी 28 स्टेट्स हैं, उस 28 स्टेट्स को हमें 31 करना है या उस 28 स्टेट्स को हमें 24 करना है, वो किससे हम, उसमें अगर हमें ऐसा करना है तो हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? हम आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। तो वो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट है। अगर इंडिया में ऑलरेडी कोई टेरिटरी है, उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं, उसे अगर हमें स्टेट बनाना है, तो हम आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और ये भी पावर किसके पास में? आर्टिकल 2 में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे इंपावर किया था? पार्लियामेंट को इंपावर किया था। और आर्टिकल 3 में भी किसे इंपावर किया है? पार्लियामेंट को इंपावर किया है। अब आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास में कौन कौन सी पावर है? पहली चीज यह है कि कोई भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, तो सिमिलरली डिक्रीज भी तो किया जा सकता है ना। तो इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, उसके बाद में जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उसमें चेंजेस करना, वो किसके थ्रू किया जा सकता है? आर्टिकल 3 के थ्रू किया जा सकता है। और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। अब एक और चीज है, जब छत्तीसगढ़ को हमने एमपी से सेपरेट किया और एक नया स्टेट बनाया छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से हमने एक एरिया सेपरेट किया और एक नया स्टेट बनाया तेलंगाना, तो ये भी हम किसके थ्रू कर रहे हैं? पार्लियामेंट किसके थ्रू कर रहा है? ये आर्टिकल 3 के थ्रू कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ये एक एरिया है, मान लीजिए ये एक स्टेट है, स्टेट 1, और ये स्टेट 2 है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा मैंने निकाला और ये वाला हिस्सा मैंने निकाला और एक नया स्टेट बना दिया। दो स्टेट्स को मिला के मैंने एक नया स्टेट बना दिया, दो स्टेट के कुछ हिस्से को लेकर मैंने एक नया स्टेट बना दिया। ये किया जा सकता है आर्टिकल 3 के थ्रू। उसके अलावा आर्टिकल 3 क्या किया जा सकता है? देखिए यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाया जा सकता है। अब उसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। मल्टीपल कॉम्बिनेशन से कैसे? दो स्टेट को यूनाइट करके बनाया जा सकता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके बनाया जा सकता है। उसके बाद में जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स उनके जो कुछ हिस्से हैं उसको यूनाइट करके बनाया जा सकता है, या फिर जो टेरिटरी है किसी भी स्टेट की उसको मिला के बनाया जा सकता है। तो एक नया, कुल मिला के बात क्या है कि हम नया स्टेट बना सकते हैं। एक जो स्टेट है अगर हमें बनाना है, वो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट है, तो अगर हमें उसे बनाना है तो हमें आर्टिकल 3 का यूज करना है। तो वी आर फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट विच इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 में हमने क्या कहा था कि वो पार्ट नहीं है, वो जो एरिया है, वो जो नेशन है, वो जो स्टेट है, वो इंडिया का भी पार्ट नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 में किसकी बात हो रही है? वो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है। जैसे कि 28 स्टेट्स हैं, इन 28 स्टेट्स में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं आर्टिकल 3 का यूज करूंगा, ये हमें पता होना चाहिए। और कोई फॉरेन टेरिटरी को मैं यूनियन ऑफ इंडिया में यूज ऐड कर रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं, तो मैं आर्टिकल 2 का यूज करूंगा।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्रीज को अल्टर करना। आप बाउंड्रीज अल्टर कैसे करोगे? किसी के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करके ही करोगे। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो जाता है अक्सर, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल को पार्लियामेंट की इच्छा है कि वेस्ट बंगाल का नाम करके चेंज करके उसे पश्चिम बंगाल कर दे ऑफिशियली, तो भी वो कर सकता है आर्टिकल 3 के थ्रू। तो ये हमें पता होना चाहिए। स्टेट का नाम चेंज हो रहा है, स्टेट खुद नहीं कर रहा है, वो पार्लियामेंट करेगा, स्टेट खुद नहीं करता। जैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम अगर मुझे चेंज करना है तो लीगली तो मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन स्टेट के मामलों में वो पार्लियामेंट करेगा या फिर मेरे पेरेंट्स करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का मुझे यूज करना है, या फिर पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों का इस्तेमाल करना है, या फिर सिर्फ आर्टिकल 2 के थ्रू उन्हें कुछ चेंजेस करने हैं या आर्टिकल 3 के लिए उन्हें कुछ चेंजेस करने हैं, तो फिर वो पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगे ऑब्वियसली। तो ये जब पार्लियामेंट में बिल लेके आ रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आर्टिकल 3 है, पार्लियामेंट इज यूजिंग आर्टिकल 3 और इसीलिए उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि इसमें पार्लियामेंट में वो बिल प्रेजेंट होने से पहले इट शुड बी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बोला मैंने? कि बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगता है? नहीं लगता है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई चेंजेस उसका यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का उस बिल के लिए। पहली चीज ये। अब ये जो बिल है मान लीजिए पार्लियामेंट ने बना दिया है, या बिल मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, उससे पहले वो बिल जो है मिनिस्टर ने, कंसर्न मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दिया है। अब प्रेसिडेंट के पास में क्या है? प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेगा कि हाँ ठीक है मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये होगा कि बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर के पास में जाएगा। मान लीजिए कि एमपी का एरिया इंक्रीज करना है, तो उसके लिए बिल लाए, तो अब ये जो बिल है पहले तो प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की, उसके बाद में जो बिल है प्रेसिडेंट एमपी को भेजेगा। अब यहां पर एमपी की स्टेट लेजिस्लेचर इसको डिस्कस करेगी, लेकिन इसे टाइम बाउंड मैनर में इसको डिस्कस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपको विद इन 14 डेज ये बिल को डिस्कस करके हमें सजेशंस देने हैं। तो अगर मान लीजिए दो कंडीशन है, या तो 14 दिन के अंदर अंदर सजेशन दे दे और 14 दिन के बाहर सजेशन दे, तो दोनों ही केसेस में ये जो सजेशन दिए हैं स्टेट लेजिस्लेचर ने, एमपी के स्टेट लेजिस्लेचर ने, ये बाउंड नहीं होंगे ऑन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो सजेशन है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं। उन पर अमल करना, उन्हें मानना इज नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। उन्होंने बस, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब बिल रेफर किया है टू द स्टेट लेजिस्लेचर, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए रेफर किया है कि ओके आप आपका सजेशन देना हो तो दे दीजिए। अब ये सजेशन हमें मानना है नहीं मानना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी और द पार्लियामेंट। तो क्या कहा मैंने? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज हो रहा है, तो वो जो बिल होगा, पहली चीज ये है कि उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। वो बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर को जाएगा फॉर देयर सजेशंस। उनके सजेशंस जो हैं वो मैंडेटरी नहीं होंगे मानना, ये हमें इतना पता होना चाहिए। और ये दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए वो बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। जो हमने कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं 3 तरीके से अमेंड कर सकता हूं, एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता हूं, स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकता हूं, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट से कर सकता हूं। लेकिन आर्टिकल 368 कितने टाइप की मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? कितने टाइप से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो? 2 टाइप के। तो वो ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जो आप चेंजेस कर रहे हो, आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू जो आप चेंजेस कर रहे हो, उसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहोगे। इट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं,
ये आपको याद होना चाहिए। वही चीज मैंने लिखी हुई है। अब इसमें हाँ, ये आर्टिकल 4 है एक्चुअली में, कि आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, जो भी चेंजेस आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू किए हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट विल नॉट बी कंसिडर एज amendment of the constitution under article 368. It means that it can be passed with simple majority. ये था हमारा आर्टिकल 4। अब है सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी का मतलब यह है कि इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग अप देयर टेरिटरी। मान लीजिए कि हमें कुछ हमारा कंट्री का हिस्सा हमें दूसरे नेशन को देना है, या हमें उससे जो है वहां से हमारे राइट्स हमें वापस खींचने, तो तब क्या होगा। तो हमें ये याद होना चाहिए, अगर ऐसा है, मान लीजिए कि उत्तराखंड का कुछ एरिया हमें नेपाल को देना है, तो हम कैसे करेंगे वो। इट शुड बी डन ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में है। वो कौन से अमेंडमेंट है, कौन सी मेजॉरिटी, उससे आपको पता नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 368 विल बी यूज्ड। अगर आपको आपके घर का हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसे हम लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट भी कहते हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इंडिया ने कुछ अपनी टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने कुछ टेरिटरी इंडिया को दी थी, तो एक्सचेंज हुई थी लैंड बिटवीन बोथ इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। दैट मीन्स अगर मुझे अपने घर का हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, विच कम्स अंडर आर्टिकल 368। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ये है वही, इसे हम कहते हैं सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, दैट इज गिविंग अप आवर ओन लैंड। तो ये हो गया एक और चीज। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए कि डिस्प्यूट है, लैंड बाउंड्री पर डिस्प्यूट है, मान लीजिए नेपाल और इंडिया के बीच में किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, जो कि इंडिया भी एक्नॉलेज करता है कि इट इज अ डिस्प्यूटेड बाउंड्री, एज वेल एज नेपाल भी एक्नॉलेज करता है इट इज अ डिस्प्यूटेड बाउंड्री। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे मूड में उस समय पे, और वो बोल रही है कि ये जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, आज मेरा दिल बड़ा है, आज आई एम फीलिंग मोर फिलैंथ्रोपिस्ट, तो मैं ये जो एरिया है नेपाल को दे देता हूं। तब क्या होगा, तब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमें करना पड़ेगा? नहीं, ये सिंपल आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने डिसीजन पास किया, और वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, वो आप जिस नेशन के साथ में डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसको आप दे सकते हो। तो उसमें आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो मैं मेरे घर का हिस्सा दे रहा हूं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, दूसरी चीज ये है कि मेरे घर और सामने वाले के घर में एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, और वो डिस्प्यूटेड बाउंड्री को अगर मुझे सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, तो उसमें मुझे सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही काम हो जाएगा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो आई होप यहां पे मैंने वही चीजें दी हुई है स्लाइड्स में। अब हमें पता होना चाहिए, जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमने बहुत सारे स्टेट्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की थी, क्योंकि तब बहुत कम स्टेट्स हुआ करते थे, अराउंड 10 या 12 स्टेट्स या 7 स्टेट्स थे। आज हमारे 28 स्टेट्स है। तो वो क्या प्रोसेस थी उसे हम समझेंगे। तो देयर आर 3 कमीशंस विच आर रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमने स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है उसको रीड्रॉ किया और नए स्टेट्स बनाए। जैसे कि एमपी की कुछ बाउंड्री है तो उसमें हमने चेंजेस किए, तेलंगाना की कुछ बाउंड्रीज है तो उसमें हमने चेंजेस किए। तो दैट इज व्हाट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स, एंड फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट्स बाय मर्जिंग 2 और मोर देन 2 स्टेट्स और सेपरेटिंग वन स्टेट फ्रॉम अनदर। ये होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। एंड देयर आर 3 कमीशंस, 3 कमीशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है धर कमीशन, दूसरा है जेवीपी कमीशन, और तीसरा है फजल अली कमीशन। तो एक एक को हम एक एक ने क्या रिकमेंड किया था, जो उनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, उसे हम डिस्कस करते हैं। धर कमीशन ने क्या कहा था? धर कमीशन ने यह कहा था कि व्हेन यू आर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, जब आप स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर रहे हो तो जो फैक्टर है इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसमें से जो प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस।
क्या जब ये स्टेट को हम बाइफरकेट कर रहे हैं या जब हम ये एक नया स्टेट बना रहे हैं तो क्या हम इसको इजीली गवर्न कर पाएंगे? क्या कन्वीनियंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन में? अगर कन्वीनियंस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में तभी जाकर आप स्टेट को बाइफरकेट कीजिए, आप एक नया स्टेट बनाइए। तो ये कहा था धर कमीशन ने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बोला था, उन्होंने बोला लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होगा, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स डिवाइड नहीं होंगे, ये एस के धर ने कहा था। उसके बाद में ये जो कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था 1953 या 1954 के अराउंड, जब जो मद्रास स्टेट था उसमें जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उसको सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया जिसे हमने कहा आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश। मैंने क्या कहा, जो मद्रास स्टेट था, मद्रास स्टेट से जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उसको सेपरेट करके उन्होंने क्या बनाया, एक नया स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश। तो हमने क्या कहा, तेलुगु स्पीकिंग एरिया, मतलब कि अभी हमने देखा कि एस के धर ने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1953 में जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया जो कि मेजॉरिटिवली तेलुगु स्पीकिंग एरिया था। तो ऐसे में जब दूसरे लोगों ने भी देखा कि यार ये तो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी डिमांड को इंटेंसिफाई किया, उन्होंने भी अग्रेसिवली अपनी डिमांड रखी स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के सामने, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के सामने, कि हमें भी हमारे लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो। तो फिर जो हमारा सेकेंड कमीशन बना, इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में हमारा सेकेंड कमीशन बनता है जेवीपी कमीशन। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सितारामैया जी, ये तीन लोगों का कमीशन था, ये हमें पता होना चाहिए। तो जेवीपी, इसे जेवीपी शॉर्ट में कहा गया था। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी वही चीज कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो तो ही आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जेवीपी कमिटी में यही कहा था उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज जो है शुड नॉट बी बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब आया फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन में क्या हुआ है, देखिए जब आंध्र स्टेट बन गया है, आंध्र प्रदेश बन गया है, लोगों की डिमांड जो है मैंने बताया कि इंटेंसिफाई हो गई है, तो फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन ने कहा, तीन मेंबर थे फजल अली कमीशन में, एक तो फजल अली ही थे, दूसरा एच.एम. कुंजरू थे, और इनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप एक बार इनका चेक कर लेना। तो ये तीन लोगों का कमीशन था, हेडेड बाय फजल अली। इन्होंने क्या कहा, जब आंध्र प्रदेश बन गया तो उन्हें लगा कि सिचुएशन कैन बी टेंस, सिचुएशन जो है वो टेंस होती जा रही है, वायलेंस थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने फिर उनकी क्या रिकमेंडेशन, उनकी दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के लिए, तो उनमें से एक क्या हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेसिस हो सकता है। अभी तक हमारा क्या था कि लिंग्विस्टिक बेसिस शुड नॉट बी द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज कैन बी द बेसिस, वन ऑफ द फैक्टर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। माइंड यू, आई एम सेइंग वन ऑफ द फैक्टर, बहुत सारे अलग फैक्टर होंगे लेकिन वन ऑफ द फैक्टर कैन बी लैंग्वेज। अगर 10 फैक्टर है उनमें से एक लैंग्वेज को भी आप देख सकते हो। पर इसमें भी उन्होंने यही चीज कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस शुड बी प्रायोरिटी। सेकेंड चीज, उन्होंने एक जो थ्योरी थी वन नेशन वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी उसे रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एरिया में सिर्फ एक लैंग्वेज है तो वो एक उसको स्टेट बना दो, दैट इज वन स्टेट वन लैंग्वेज थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया। इसे हम सिंपल से तरीके से समझते हैं कि एमपी है तो एमपी में मालवी बोली जाती है, निमाड़ी भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है और बघेलखंडी भी बोली जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर हमने वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो जो एमपी है, एमपी को ही हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ जाएगा, कितने छोटे छोटे स्टेट्स बन के आ जाएंगे, हमको स्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से वो बर्डन हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो थ्योरी है, इसे हम रिजेक्ट करते हैं। इट शुड नॉट बी द बेसिस। बेसिस अभी भी प्राइमरी फैक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही होना चाहिए, गवर्नेंस ही होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज जो है उसे उस पर आप सोच विचार कर सकते हो, इट कुड बी वन ऑफ द बेसिस। यहां पे मैंने वही चीज लिखी हुई है, रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, लैंग्वेज कैन बी द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स
1956 के बाद में, जैसे हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में हमने बहुत सारे स्टेट्स बनाए थे, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कि कौन सा स्टेट कब बना है। तो ये आप सिर्फ पढ़ लेना, आपकी मतलब समझाने जैसा उसमें कुछ है नहीं, आप अगर एक सिंपल रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली वहाँ से वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं पढ़ूंगा आप पढ़ो, एक ही बात है, समझ आएगा। तो आई होप आप उसको पढ़ लेना, वही चीज़ें मैंने लिखी हुई है। इसमें बस एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए सिक्किम की, क्योंकि सिक्किम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिक्किम जो है वो इनिशियली प्रिंसली स्टेट था। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने उसको एक न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड हमने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने सिक्किम को फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज इट वाज द 22nd स्टेट। ये हमें पता होना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है सिक्किम पे, इसीलिए मैंने सिक्किम यहाँ पे कवर किया है। बाकी आप एक बार रीड कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक और चीज़ है कि 2014 में आंध्र प्रदेश को से एक एरिया को सेपरेट करके हमने तेलंगाना बनाया था पार्लियामेंट ने। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट किया और 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाई और एक लद्दाख यूटी बनाई। लद्दाख के पास में अपनी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पास में अपनी एक लेजिस्लेचर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी यूनियन टेरिटरीज के पास में लेजिस्लेचर है। जैसे दिल्ली के पास में है, पुदुचेरी के पास में, और अब जम्मू एंड कश्मीर के पास में भी है। बाकी की यूनियन टेरिटरीज के पास में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वही चीज मैंने दी हुई है यहां पर भी। अब ये हमने यूनियन एंड टेरिटरी कवर कर लिया। हमें बस इतना पता होना चाहिए, तो बहुत सिंपल टॉपिक था। पार्ट 1 में आता है, आर्टिकल 1 to 4 है। आर्टिकल 1 जो है वो नाम की बात करता है, टेरिटरीज की बात करता है। 2 उन स्टेट्स की बात करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है। 3 उन स्टेट्स की बात करता है जो इंडिया का पार्ट है। 4 में हमने देखा था कि अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करके कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। उसके बाद में हमने कहा था कि हमने कमीशंस देखे थे, 3 कमीशंस हमने देख लिए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से। धर कमीशन था, उसके बाद में जेवीपी कमीशन था, और उसके बाद में हमने देखा था फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन ने क्या कहा था, लैंग्वेज कैन बी द बेसिस वन ऑफ द फैक्टर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बट इट शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। सेकेंड, इट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा था, इट इज रिलेटेड टू सिक्किम एंड सिक्किम बिकेम अ फुल स्टेट एंड दैट इज 22nd स्टेट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप रीड कर लेना जो कब कौन सा स्टेट बना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी वैसे। और वैसे भी इसमें से क्वेश्चन इतने आते नहीं है, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। और जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जहाँ पे ज़रूरत होती है कंसेप्ट की, वो मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट को अगर स्टेट बनाना है, महाराष्ट्र से एक एरिया सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाना है, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? हम आर्टिकल 3 यूज़ करेंगे। क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल मेजॉरिटी से अगर पार्लियामेंट पास करेगा तो हो जाएगा। जब ऐसा कर रहे होंगे तो क्या पार्लियामेंट को वो बिल प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की? बिल्कुल चाहिए होगी। वो क्या प्रेसिडेंट को वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को, महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना पड़ेगा? यस, रेफर करना पड़ेगा। क्या जो सजेशंस महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर देगी, क्या वो मैंडेटरी होगा मानना पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक कान से सुन के एक कान से निकाला जा सकता है। तो ये हमने कर लिया हमारा एक टॉपिक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप में आपको क्या पता होना चाहिए? सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल्स है वो रिलेटेड है सिटीजनशिप से, और ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ये हमें पता होना चाहिए। सिटीजनशिप जो है वो सारे की जो, जैसे मैं सिटीजन हूं इंडिया का, तो आई कैन एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जैसे एक सिटीजन होता है और दूसरा एलियंस होते हैं। एलियंस आर दोज हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो देवर एलियंस, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे, देवर नॉट सिटीजन्स। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 5 से 11 is related to citizenship, then part 2 deals with citizenship। उसके बाद में अगर सिटीजनशिप में कोई लॉ बनाना है,
अगर सिटीजनशिप में कोई चेंजेस करने हैं तो कौन करेगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने बताया था ना, वन ऑफ द यूनिटरी फीचर सिंगल सिटीजनशिप है, तो सिंगल सिटीजनशिप इज व्हाट? यूनिटरी फीचर है। उसके बाद में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप मैंने बता दिया था कि दे एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड दे ओ एलिजियंस टू द कंट्री इन विच दे बिलोंग्स। एलियंस हमने बताया था कि एलियंस कौन होते हैं? जो सिटीजन्स नहीं होते हैं, और उनके पास में सारे के सारे जो सिटीजन्स एंजॉय करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे कि हमें पता है फंडामेंटल राइट्स आर एंजॉयड बाय हुम, मतलब कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, दे आर नॉट अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स। ये हमें पता होना चाहिए। सारे जो फंडामेंटल राइट्स है सभी को अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 मैंने कहा, तो दे आर नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स और फॉरेनर्स। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो फॉरेनर इंडिया में आके नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। वो ये नहीं बोल सकता कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नो, दे आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स और दोज हु आर नॉट सिटीजन। अब ये है आर्टिकल 5 है, ये मैं लिखना यहां पे भूल गया, इट इज आर्टिकल 5। ये क्या कह रहा है? एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन who has his or her domicile in the territory of India and born in the territory of India, पहली चीज। Second, either of whose parents was born in the territory of India. Third, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. तो बेसिकली आर्टिकल 5 किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा। तो कौन होगा इंडिया का सिटीजन? इसमें कहा है जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो गई है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें पता है ना कि हमने अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949, प्रीएम्बल याद कीजिए। फोर्स पर कब आया था? 26 जनवरी 1950। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आफ्टर 26 जनवरी, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत हो गई थी, तो जो पर्सन डोमिसाइल है, मतलब जो रहवासी है इंडियन टेरिटरी में, पहली चीज जो रहवासी है, दूसरी चीज या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ है या उनके पेरेंट्स, मम्मी या पापा में से दोनों में से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ है, या जो यहां पर 5 साल से रह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले 5 साल से रह रहा है, वो होंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना। इसमें क्या कहा है? पहली चीज ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना जरूरी है आपको, मतलब आपका पहले डोमिसाइल होना जरूरी है। दूसरी चीज आपका या तो आप यहां पे पैदा हुए हो, या आपके पेरेंट में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है, या आप इंडिया में रह रहे हो 5 साल से, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले ऐसे आप 5 साल से रह रहे हो, तो ही जाके आप सिटीजन ऑफ इंडिया होगे। तो ये आर्टिकल 5 उसकी बात करता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये तो मैंडेटरी है डोमिसाइल वाली, बाकी इनमें से कोई सी एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो दैट पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट आर्टिकल 5 इज सेइंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बहुत सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं तो ये वो लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान से इंडिया। जब पार्टीशन अनाउंस हो गया है, जब उन्हें समझ में आ गया है दैट देयर विल बी 2 नेशन, वन इज इंडिया एंड अनदर इज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो ऐसे लोग कैसे सिटीजन बनेंगे इंडिया के, उसके बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 6 उन लोगों से रिलेटेड है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं। तो अब ये आर्टिकल 6 अप्लाई किस पर होता है? 2 लोगों पर अप्लाई होता है। एक जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करते हैं, और एक जो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट कर रहे हैं। 2 कंडीशन है। एक जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर रहे हैं, और एक जो 16 जुलाई 1948 के बाद में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये 2 कंडीशन बनती है, वो 2 कंडीशन हम देखते हैं। पहला है जो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर माइग्रेट कर गया तो उनके बारे में क्या है? तो ही विल कंसिडर इंडियन सिटीजन if he or either of his parent or any of his grandparent was born in India। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान का है, अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान में रहता है, अब वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करता है, तो अब वो कब इंडिया का सिटीजन होगा? या तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक
सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर सॉरी पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा इंडिया में पैदा हुए हों, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दादा दादी जो है वो या तो फिर इंडिया में बॉर्न हुए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ही वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया सिंस द माइग्रेशन डेट, जब से माइग्रेट किए तब से वो इंडिया में ही है। या तो पहली कंडीशन फुलफिल कर दो या सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दो, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आपने फुलफिल कर दी, देन यू विल बी कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ यू हैव माइग्रेटेड बिफोर 16 जुलाई 1940, 19 जुलाई 1948, आई एम सॉरी, इट इज 19 जुलाई। ये डेट वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। सपोज आसिफ ने माइग्रेट किया 19 जुलाई को या 19 जुलाई के बाद में, देन उसको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? उसे मिलेगी इंडियन सिटीजनशिप इफ या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके मम्मी या पापा में से कोई एक पैदा हुआ हो, या उसके दादा या दादी ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो, आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months आफ्टर माइग्रेशन। पहले क्या था, उसमें क्या दिया हुआ था कि वो सिर्फ माइग्रेशन की डेट के बाद में सिर्फ इंडिया में रह रहा है। इसमें क्या है, माइग्रेशन की डेट के बाद में कम से कम उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा। ये सेकेंड है। थर्ड, ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर। माइग्रेशन तो कर लिया है, लेकिन साथ साथ में उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट ने ऑफिसर अपॉइंट किया है उसको जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा कि सर मैं माइग्रेट हुआ हूं 19 जुलाई 1948 के बाद में, मुझे आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि मैं आने वाले समय में सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाऊं। तो ये तो कंपलसरी है कराना रजिस्ट्रेशन, अगर आप 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद में इंडिया में माइग्रेट कर रहे हो तो दो कंडीशन हमने देख ली, एक 19 जुलाई से पहले, एक 19 जुलाई पर और 19 जुलाई के बाद में। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 month लिखा हुआ है यहां पे, जैसे यहां पे 5 year लिखा हुआ था ना, यहां पे 5 year लिखा हुआ था, वैसे यहां पर एटलीस्ट 6 month है। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एग्जामिनर यहीं पर खेल करता है। तो ये थोड़ा सा ये एटलीस्ट 6 month, एटलीस्ट 5 year, 7 years, तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। ये सिर्फ सिटीजनशिप में है। सिटीजनशिप में जो ज्यादा खेल है ना वो डेट्स का है कि आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है, 6 किससे रिलेटेड है, और थोड़ी बहुत जो डेट्स हैं, जो टाइम स्पैन है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सिटीजनशिप में वैसे ज्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं, आपको सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही याद रखनी है। और ये याद रखना है कि माइग्रेशन के टाइम, माइग्रेशन इंडिया से, अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया माइग्रेट कर रहा है तो उसमें कौन सा आर्टिकल है, इंडिया से कोई पाकिस्तान माइग्रेट कर रहा है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है हमने गलती करी है, देन दे केम बैक, मतलब लौट के बुद्धू घर आए। क्या बोला मैंने कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान विल बी अ बेटर नेशन, अनफॉर्चुनेटली उन्हें ऐसा लगा, तो दे थॉट दैट कि दे शुड माइग्रेट टू पाकिस्तान। और जब वहां पे वो 2-3-4 महीने पाकिस्तान में रहे तो उनके जो डिल्यूजन था, देवर इन डिल्यूजन, तो वो डिल्यूजन उनका दूर हुआ दैट यार यहाँ पे आप अपने रिलीजियस फेथ को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, उसको प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे, इससे अच्छा तो इंडिया है, तो वी शुड मूव बैक टू इंडिया। तो उन्होंने जब इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस इंडिया है, तो ये उन लोगों की बात कर रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आर्टिकल 7 डील्स विद पीपल हु वेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट। पर्सन who migrated from India to Pakistan after 1 March 1947 है but returned to India before 26 January 1950। अब ये भी जो क्लॉज है ये स्पेसिफिकली किन पे अप्लाई हो रहा है, ये उन पे अप्लाई हो रहा है जो 1 मार्च 1947 के बाद में और 26 जनवरी 1950 से पहले पहले इंडिया वापस आ गए। ऐसा नहीं कि आप बाद में आ रहे हो, नहीं, 1 मार्च 1947 और 26 जनवरी 1950 इसके बीच में अगर आपका आना जाना हो रहा है तभी आर्टिकल 7 आप पर अप्लाई होगा। 1 मार्च हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहां से जो पार्टीशन के बाद में जो पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस थे, जो राइट्स थे, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए थे, यहां से जो है शुरू हुआ था। तो उसके कारण लोगों ने जब वायलेंस देखा, लोगों ने जब राइट्स देखे तो उन्हें डर लगा, तो दे स्टार्टेड मूविंग। वो उनमें थोड़ा सा हलचल मच गई कि यार ये जगह सेफ नहीं है, ये जगह सेफ नहीं है। तो उन्होंने डर के मारे शायद कुछ लोग
पाकिस्तान चले गए, फिर उनको लगा कि यहाँ तो और ज़्यादा डर का माहौल है, तो दे केम बैक। तो ये उन लोगों के लिए। तो डेट क्या है? डेट है 1 मार्च 1947, बट रिटर्न बिफोर 26 जनवरी 1950। ये आपको याद होना चाहिए। अब ऐसे लोग कैसे होंगे सिटीजन ऑफ इंडिया? ऐसे लोग होंगे, सच पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे आर कमिंग बैक बट विथ अ परमिट। एक परमिट की जरूरत होगी उसे, उन्हें। कौन कौन से? या तो रीसेटलमेंट का परमिट हो या फिर एक परमानेंट रिटर्न का परमिट हो। तो परमिट होना तो जरूरी है, अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास में परमिट है और एटलीस्ट उन्होंने 6 महीने इंडिया में बिता लिया है आफ्टर माइग्रेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए जून 1948 में वो वापस इंडिया आए हैं, तो एटलीस्ट उन्हें जनवरी 1949 तक इंडिया में रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 मंथ रहना पड़ेगा। और साथ साथ में उनको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था ना, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, वैसे इन्हें भी खुद को अप्लाई करके रजिस्टर करवाना जरूरी था। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम अभी तक हमने देखा नहीं था। तो परमिट सिस्टम किनके लिए? जो इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस इंडिया आ रहे हैं, तो उनके लिए परमिट सिस्टम जरूरी है। और दूसरी चीज, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और साथ साथ में उनको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा। दे शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 जो है उन लोगों की बात कर रहा है जो पार्टीशन के समय पर इंडिया में नहीं रह रहे थे। मान लीजिए आई एम अ बिजनेसमैन, जब पार्टीशन हो रहा है और मैं किसी कारणवश मैं किसी दूसरी जगह पे हूं, यूरोप में हूं, जापान में हूं, या फिर सेंट्रल एशिया में हूं, किसी भी जगह पे हूं, तो उन लोगों की बात हो रही है। या फिर वो ट्रैवलर ही है, उस समय पे भी वांडरलस्ट हुआ करते होंगे, तो वो घूम रहे होंगे, उन्होंने अपनी फैमिली वहां पर स्टार्ट कर ली होगी। मान लीजिए उनके बच्चों को वहां पर सिटीजनशिप मिल नहीं रही होगी क्योंकि उस समय पे रेसिज्म इतना चरम पर था, पीक पर था। तो उन लोगों की बात हो रही है आर्टिकल 8 में। उन लोगों को कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? सो आर्टिकल 8 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? आर्टिकल 8 इज टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीजनशिप फॉर पीपल हु लिव आउटसाइड इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? इफ ही और either of his parents or any of the grandparents was born in undivided India. Mind you, undivided India हमने पहली बार यूज करा है अभी तक सिटीजनशिप में। 5 में हमने यूज नहीं किया, 6 में हमने यूज नहीं किया, 7 में हमने यूज नहीं किया। वी आर यूजिंग इट इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान भी हो सकता है, वो बांग्लादेश भी हो सकता है, वो इंडिया भी हो सकता है। तो दिस इज अनडिवाइडेड इंडिया। तो या तो वो या उसमें किसी एक पेरेंट्स, मम्मी या पापा या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए, तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यही एक कंडीशन नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है? मान लीजिए कि वो आयरलैंड में है और वो उसमें से उनके जो लड़का है वो, उसके पापा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं और उसके जो फादर है वो चाहते हैं कि ये दिस बॉय शुड बी एन इंडियन सिटीजन। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां पर जो भी डिप्लोमेट होगा या पर वहां पर जो भी इंडियन एम्बेसी उस समय पे या जो भी इंडियन ऑफिस होगा, वहां पर जाकर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, तभी जाके वो इंडियन सिटीजन बन पाता। तो वही चीज लिखी हुई है दैट ही हैज टू गेट रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, उस समय पे जो भी रहा होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 8 इज टॉकिंग अबाउट दोज इंडिविजुअल्स हु वर लिविंग आउटसाइड इंडिया एंड दे वांट टू बिकम इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट है आर्टिकल 9। अभी तक हमने देखा कि हमें इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अब हम ये देखेंगे कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे लूज हो सकती है, कैसे छीनी जा सकती है। तो इसमें क्या कहा है कि अ पर्सन शैल लूज इंडियन सिटीजनशिप इफ ही हैज वॉलंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन था लेकिन उसने बाहर जाकर यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिकली उसने इंडियन सिटीजनशिप लूज कर दी। ये हमें पता होना चाहिए। या फिर या तो एक्सेप्ट कर ली है। इफ अ पर्सन वॉलंटरी एक्सेप्ट्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन दे कैन नॉट बी एन इंडियन सिटीजन, बिकॉज इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का लॉजिक नहीं है। यू कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज यूएसए। आप दूसरे देश के सिटीजन नहीं हो सकते हो। दैट इज व्हाट ड्यूअल सिटीजनशिप इज।
अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। तो आर्टिकल 10 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? आर्टिकल 10 इज सेइंग कंटिन्यूइंग इंडियन सिटीजनशिप। तो अभी हमने देखा था 9 में कि हाउ यू कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप, एंड आर्टिकल 10 इज टॉकिंग अबाउट कि इंडियन सिटीजनशिप आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, आप इंडिया के सिटीजन कैसे बने रह सकते हो, वो आर्टिकल 10 बता रहा है। अ पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 5 to 8 will continue to be an Indian citizen as long as they follow Indian citizenship law made by Parliament। इसमें यही कहा है कि वो व्यक्ति जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 के अंडर किसी भी एक में इंडियन सिटीजन बन गए, मान लीजिए आर्टिकल 5 के थ्रू वो सिटीजन बने, 6 के थ्रू बने हैं, या 7 के थ्रू बने हैं, या 8 के थ्रू बने हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे इंडियन सिटीजन एज लॉन्ग एज दे आर नॉट वायलेटिंग एनी सिटीजनशिप लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर उन्होंने उस लॉ को वायलेट कर दिया देन दे विल नॉट रिमेन इंडियन सिटीजन। तो इसीलिए इट इज सेइंग दैट कंटिन्यूइंग इंडियन सिटीजनशिप। और मैंने बताया था कि सिटीजनशिप के लिए जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? इट कम्स अंडर विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आता है, दैट इज वाई ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप। एग्जाम्पल दिया हुआ, एक बार आप पढ़ लेना इसको। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 जो है वो पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, दैट दे कैन मेक लॉस टू गवर्न सिटीजनशिप। दैट मीन्स पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हु कैन बी इंडियन सिटीजन एंड हु कैन नॉट। तो अब इसमें क्या है, पार्लियामेंट किस किस के लिए लॉ बना सकता है कि कैसे आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो, कैसे आप इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई सिटीजनशिप लॉ में या फिर सिटीजनशिप रूल्स में चेंज करना है तो वो भी पार्लियामेंट करेगा। और भले ही वो लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाया वो डिफरेंट हो 5 से लेकर 10 तक, आर्टिकल 5 और 10, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 में जो भी चीजें दी हुई उसके अलावा भी उससे डिफरेंट भी कुछ रूल बना रहे हैं सिटीजनशिप से लेकर, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 5 से मैच नहीं कर रहा है, 6 से, आर्टिकल 6 से मैच नहीं कर रहा है तो ये तो लॉ गलत हो गया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इवन इफ दिस लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल 5 to 10। ठीक है, अब ये पावर यूज करके पार्लियामेंट ने ये पावर यूज करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। जैसे अभी रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, सीएए भी जो आया था, वैसे ही सबसे फर्स्ट जो है पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। तो अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और एक और चीज आपको याद होनी चाहिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले इंडियन सिटीजनशिप अगर गवर्न हो रही है तो वो हो रही है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक। लेकिन उसके बाद में अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप बनना है, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर आपको इंडियन सिटीजन बनना है तो आपको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? सिटीजनशिप एक्ट 1955। मैंने क्या कहा कि अगर आप मान लीजिए कि 27 जनवरी 1950 को आई वांट टू बिकम इंडियन सिटीजन, तो मुझे कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक दी हुई है वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी क्या? नहीं, वो नहीं करनी है। मुझे जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कंडीशन दी हुई उसको फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन बिकम इंडियन सिटीजन। 26 जनवरी 1950 से पहले पहले जो माइग्रेट हुए थे उन लोगों की बात जो है वो कवर करता है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8। ये आपको पता होना चाहिए। यही चीज मैंने लिखी हुई है यहां पे। अब पार्लियामेंट ने क्या किया हुआ है, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें कौन कौन सी चीजें दी हुई है? इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो, किस तरीके से सिटीजनशिप पार्लियामेंट टर्मिनेट कर सकता है, हाउ सिटीजनशिप कैन बी रिनाउंस्ड, किस तरीके से आपको डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से, और स्पेशल स्टेटस जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, एनआरआईज होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, उनके बारे में जो लॉज हैं, उनके बारे में जो रूल्स हैं वो दिए हुए हैं सारे की सारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब हम देखते हैं कि सिटीजनशिप को आप अक्वायर कैसे कर सकते हो। मुझे अगर इंडियन सिटीजन बनना है मान लीजिए 28 जनवरी 1950 को, तो मैं कैसे सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता हूं, ये वैसे बात करेगा। अब वो होता है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय अक्वायरिंग इंडियन टेरिटरी।
5 तरीके से मैं इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता हूं। बर्थ, पैदा होके, डिसेंट, डिसेंट मतलब कि फैमिली रिलेशंस, थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करा के, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय व्हेन इंडिया इज अक्वायरिंग टेरिटरी। जैसे कि इंडिया ने गोवा को अक्वायर किया था 1961 में, तो उस समय तो वो जो लोग थे वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, तो उनके लिए क्या होगा, पुदुचेरी हो गया जैसे, उनकी बात है। तो बाय बर्थ, अब इसमें क्या दिया हुआ है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 but before July 1, 1987 is a citizen of India by birth irrespective of nationality of his parents। इसमें दिया हुआ है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 से बाद में और 1 जुलाई 1987 के पहले पहले इसके बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपके पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि कोई फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया में घूमने आए हैं और वो मान लीजिए कि 12 जून 1987 तक उनको एक बच्चा हुआ, तो वो जो बच्चा है ही वुड बी दैट चाइल्ड वुड बी एन इंडियन सिटीजन। वो भले ही जो पेरेंट्स है दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, बट द चाइल्ड हु इज बॉर्न इन इंडिया विल बी इंडियन सिटीजन। तो इसके लिए क्या टाइमलाइन था, 26 जनवरी के बाद में, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले। पेरेंट्स मैटर नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी क्या दी हुई है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parent is citizen of India at the time of his birth। वही चीज़ है कि मिस्टर एक्स है, ही इज़ बॉर्न आफ्टर और 2 अगस्त 1987 और उसमें से उनके ना तो मम्मी ना ही पापा दोनों ही इंडियन सिटीजन नहीं थे, तो ही विल नॉट बी एन इंडियन सिटीजन। बट अगर या तो मम्मी इंडियन सिटीजन है या पापा इंडियन सिटीजन है, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन। और उसमें टाइमलाइन क्या दिया हुआ है, जुलाई 1, 1987 से लेकर, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, अगेन एक और टाइमलाइन दिया है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004। दिसंबर 3, 2004 के बाद में या दिसंबर 3, 2004 को भी अगर आप पैदा हुए हो तब आप कैसे इंडियन सिटीजन होंगे, आर कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया। दोनों होने चाहिए, मम्मी और पापा दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या वन ऑफ हुज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर एक कोई या तो मम्मी सिटीजन ऑफ इंडिया या पापा सिटीजन ऑफ इंडिया है, और एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट। पहली चीज तो क्या है, मान लीजिए कि मिस्टर वाई वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 3, 2004। अब उसमें क्या हुआ, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मम्मी पापा इंडियन सिटीजन है, तो फिर वो हंसी खुशी इंडियन सिटीजन बन गए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि मम्मी इंडियन सिटीजन है लेकिन पापा इंडियन सिटीजन नहीं है। तब इसमें कंडीशन आती कि जो पापा है ये इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, बांग्लादेशी जैसे, मतलब हाँ, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेशी जो है बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उस टाइप का नहीं होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 चीजें हमने देख ली। बाय बर्थ कैसे हो सकता है, एक तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 पहला टाइमलाइन था, उसके बाद में 1 जुलाई 1987 से लेके दिसंबर 3, 2004, और एक था दिसंबर 3, 2004 से ऑनवर्ड। तो अब एट प्रेजेंट मान लीजिए कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन है या कोई बाहर से घूमने आए हैं और दे हैव गिवन बर्थ ईयर, तो वो बच्चा सिटीजन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस मम्मी या पापा में से कोई एक सिटीजन है या दोनों सिटीजन है और उनमें से एक जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बाय बर्थ की कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। टाइम भले ही आपको इतना याद नहीं हो, आप सिर्फ दिसंबर 3, 2004 भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर मेरे हिसाब से यहीं पे आपको घुमाएगा वो मोस्ट रिसेंट में, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब एक खून का रिश्ता, डिसेंट का मतलब होता है फैमिली लीनेज, इस टाइप का सिंपल वर्ड में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिसेंट से कोई कैसे इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है, अ पर्सन born outside India on or after January 26, 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent if his father was citizen of India at the time of his birth। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि फादर को होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस डिसेंट में याद होना चाहिए कि फादर की कंडीशन दे दी उन्होंने। अभी तक हमने बर्थ में देखा था या तो मम्मी हो सकते हैं या पापा हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर हुआ है, ऑन और आफ्टर December 10, 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is citizen of India at the time of his birth। अब यहां पे मान लीजिए कि है ना आउटसाइड इंडिया जो है, इंडिया मतलब वो बाहर यूएसए चले गए और दिसंबर 10, 1992 के बाद में वो बच्चा पैदा हुआ है, तो या उनमें से आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो मम्मी इंडियन सिटीजनशिप हो सकती है, इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, या पापा इंडियन सिटीजन हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अगर मान लीजिए दोनों ने इंडियन सिटीजनशिप लूज कर दी है तो फिर वो बच्चा बाय डिसेंट जो है इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता है। तो ये हमने देख लिया बाय डिसेंट। इसमें टाइम पीरियड इतना याद नहीं होना चाहिए, बस इतना, बस ये जो कंडीशन है दैट हिज फादर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाय रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन से भी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। क्या दिया हुआ है इसमें? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और ये जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है ये रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल तक इंडिया में रहा है, अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। तो ये पहली कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? अब यहां पे है ना, माइंड यू, ये आपको पता होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट। एनी सिटीजन नहीं, एनी इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकेंड इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगेन उन्होंने एम्फेसाइज किया उसी पर, हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अ पर्सन ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट, जो रेसिडेंट था कंट्री का आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, सिंपल है। सेकेंड, अ पर्सन, अब यहां पे इंडियन ओरिजिन नहीं दिया, अभी 2 तक में इंडियन ओरिजिन दिया हुआ था, लेकिन इसमें अभी उन्होंने इंडियन ओरिजिन नहीं दिया है। अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ऊपर फर्स्ट वाले में गया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, तो उनको 7 year तक रहना था, उसके बाद में अगर रजिस्ट्रेशन कराना था तब जाके उनको इंडियन सिटीजन मिलता। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वहां पे जरूरी नहीं, यहां पे बोला है कि अगर वो इंडियन सिटीजन से मैरिड है और वो इंडिया में 7 साल तक रह रहा है रजिस्ट्रेशन से पहले, तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन जिसके बच्चे माइनर हैं और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के इंडियन सिटीजनशिप बनवा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो बाहर पैदा हुआ है, वो एनआरआईज थे माँ बाप, देवर इंडियन सिटीजन, बट उनका जो बच्चा है वो आयरलैंड में पैदा हुआ है, अब वो अभी भी माइनर है और वो वापस इंडिया में आ गए, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे बच्चे का एंड बच्चा विल बिकम इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। देखो ये बड़ी अच्छी चीज दी हुई है इन्होंने। एक लड़का है ए नाम का, वो उसके मम्मी पापा दोनों ही इंडियन सिटीजन थे, लेकिन वो मूव कर गए यूएसए, ठीक है। अब उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप लूज कर दी है, दे हैव बिकम सिटीजन ऑफ यूएसए, और तब ये बच्चा जो है, जब उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली थी तब ये बच्चा माइनर था, दैट इज ही वाज नॉट 18 years old। अब मान लीजिए बच्चा 18 ईयर का हो गया है, 18 साल का इसने पूरा हो गया, ही बिकेम एन एडल्ट। अब ये चाहता है, ही वांट्स टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 12 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा। ही शुड बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, तभी जाकर वो इंडियन सिटीजन बन पाएगा। तो वही चीज लिखी हुई है यहां पे, पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आएगा बाय नेचुरलाइजेशन।
नेचुरलाइजेशन से आप कैसे इंडियन सिटीजन बन सकते हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट states that a certificate of naturalization can be granted to a person who is not an illegal migrant and has lived in India continuously for 12 months prior to making an application. एप्लीकेशन से मतलब उन्होंने एप्लीकेशन करने से जस्ट पहले 12 महीने तक वो इंडिया में रहे हैं, तो ये तो एक पहली कंडीशन है। अब सेकेंड कंडीशन देखना, फर्दर मोर इन द 14 years preceding the 12th month the person must have lived in India for at least 11 years, reduced to 5 years for the categories covered by Citizenship Amendment Act. अब इसमें ना नेचुरलाइजेशन से आप कैसे सिटीजन बनोगे ये देखना। तो उसमें ना टोटल जो है आपको पहली चीज तो ये है कि आपने ये एप्लीकेशन दी है, ठीक है, ये एप्लीकेशन का पीरियड है। इससे पहले तो आपको 12 महीने तक कंटिन्यूसली इंडिया में रहना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इससे पहले 14 सालों तक उसे इंडिया में एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है ना, 14 years preceding 12 month द पर्सन मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया, उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये 14 साल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये 14 सालों में मान लीजिए कि जो इंडिविजुअल है वो अपने देश भी तो गया होगा, तो ये जो है टेंटेटिवली 11 साल होने चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली, मतलब टोटल मिला के, कुल मिला के इन 14 सालों में से 11 साल तो रहना है, और 11 साल रहने के बाद में एप्लीकेशन करने से पहले 12 महीने तक लगातार उसको इंडिया में रहना है। इस बीच वो बाहर नहीं जा सकता। यहां इन 14 सालों में वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक बाहर रह सकता है, बाकी के 11 साल उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। हॉलीडे मनाने चले गया, का वर्क रिलेटेड चले गया, फैमिली से मिलने जा सकते हैं, तो वैसे वो 3 साल हो सकता है 14 में से। तो क्यूमुलेटिवली नेट कितने साल उन्हें रहना है? 11 साल। और उसके साथ साथ में एप्लीकेशन के 12 महीने पहले कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा, इस बीच वो बाहर नहीं जा सकते। तब जाकर आपको नेचुरलाइजेशन, मतलब बाय नेचुरलाइजेशन यू बिकम इंडियन सिटीजन। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक बाय बर्थ देख लिया था, बाय डिसेंट देख लिया हमने, बाय रजिस्ट्रेशन भी देख लिया, और हमने अब बाय नेचुरलाइजेशन भी देख लिया। अब देख लेते हैं हम बाय अक्वायरिंग टेरिटरीज। मान लीजिए कि अब इंडिया ने कोई टेरिटरी अक्वायर करी, तो वहां के लोगों का क्या होगा? हाउ विल दे बिकम एन इंडियन सिटीजन? तो इसमें ऐसा है कि इफ एनी टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई द पर्सन हु विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यू टू देयर कनेक्शन विद दैट टेरिटरी। तो इसमें सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में दी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। वो चाहे तो बाय ऑर्डर, याद रखना बाय ऑर्डर, लॉ नहीं है, ऑर्डर है, मतलब कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इट इज जस्ट एन ऑर्डर नॉट एन लॉ। वो चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है कि कौन सा व्यक्ति इंडियन सिटीजन होगा। मान लीजिए पूरा का पूरा एरिया ही इंडियन सिटीजन उनको बनाना है, तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि होल एरिया वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मान लीजिए उनमें से किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हटाना है, तो उसमें वो वैसा कर सकते हैं अक्वायर करने के बाद में। सच पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जैसे कि पुदुचेरी एग्जाम्पल है, व्हेन पौंडीचेरी बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962। उन्होंने बोल दिया कि पूरा का पूरा जो पौंडीचेरी एरिया है इट विल बिकम, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया उस ऑर्डर में हु विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु विल नॉट। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से इंडियन टेरिटरी आप अक्वायर कर सकते हो। तो सिमिलरली आप इंडियन सिटीजनशिप को लॉस भी तो कर सकते हो। तो लॉस हमने देखा था टर्मिनेशन से हो सकता है, वॉलेंट्री आप दे सकते हो, उसके साथ साथ में रिनाउंस हो सकता है। और एक हो गया टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन और रिनाउंस, 3 तरीके से आप सिटीजनशिप को लूज कर सकते हो। पहला है रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन में क्या दिया हुआ है? एनी इंडियन सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी मे फाइल अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। वो डिक्लेरेशन जो भी रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पे डिक्लेरेशन पे साइन करके आएगा दैट आई एम रिनाउंसिंग माई इंडियन सिटीजनशिप, तब जाके ही आप इंडियन सिटीजनशिप लूज करोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आई एम रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप तो मेरी इंडियन सिटीजनशिप लूज हो गई, ऐसा नहीं होता है। दैट पर्सन लूजेस हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप वंस द डिक्लेरेशन इज रजिस्टर्ड। वो जो डिक्लेरेशन है वो रजिस्टर हो गया है, उसे अप्रूव कर लिया गया है, तभी जाकर वो सिटीजनशिप लूज करेगा।
If the declaration for renunciation is made during a war in which India is involved, then central government will refuse to register it until the central government otherwise directs. मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और कुछ जो देश प्रेमी उन्होंने बोला that they don't want to remain इंडियन सिटीजन, और उन्होंने बोला वी आर रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजन, और वो जाके रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है उसको रजिस्ट्रेशन को, दैट वी आर नॉट अप्रूविंग योर रजिस्ट्रेशन, यू विल स्टिल बी रिमेन इंडियन सिटीजन, आप अभी भी इंडियन सिटीजन रहोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, his or her minor children loses their Indian citizenship as well. When such a child reaches the age of 18, he may reclaim his Indian citizenship. सिंपल है कि बच्चा 18 साल का हुआ है और उससे पहले ही उसकी इंडियन सिटीजनशिप लूज हो गई है, तो 18 साल के बाद में अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिक्लेम कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेशन मतलब जैसे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टर्मिनेट किया जाता है, सिमिलरली सिटीजनशिप भी टर्मिनेट हो सकती है। कैसे होती है टर्मिनेट? व्हेन अ सिटीजन ऑफ इंडिया acquires the citizenship of another country voluntarily, his or her Indian citizenship automatically gets terminated. अगर उसने वॉलेंटरली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगी, वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग एनी वॉर इन विच इंडिया में बी इन्वॉल्व अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए मैं चले गया यूएसए और यूएसए की सिटीजनशिप ले ली जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये जो प्रोविजन है इसको हटा सकती है, वो बोल सकती है नहीं वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस that you are losing Indian citizenship, तो वो टर्मिनेशन वहां पे टर्मिनेशन वाला रूल वहां पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है डिप्रीवेशन, डिप्राइव कर देना, छीन लेना। मान लीजिए कि अब इंडियन सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉडलेंट मींस, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गया या नेचुरलाइजेशन करवाने गया तभी मैंने बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, या करप्शन कर लिया, करप्शन करके या फ्रॉड वे में मैंने अपनी सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू आई बिकम एन इंडियन सिटीजन, तब की बात हो रही है। if that citizen has demonstrated disloyalty or dissatisfaction with the Indian constitution as established by the law। मैं या तो रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजन बना या मैं नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजन बना हूँ, और उसके बाद में मेरी मस्ती है कि मैं डिसलॉयल्टी शो कर रहा हूँ टूवर्ड्स माई ओन कंट्री जिसमें मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मतलब मैं सिटीजन हूँ जिस कंट्री का, या फिर मैं डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आई एम गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम कॉन्स्टेंटली अननेसेसरीली क्रिटिसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो फिर मेरी जो सिटीजनशिप है उसको, मुझसे सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इफ दैट सिटीजन is engaged in unlawful trade or communication with an enemy during any war in which India is involved or is associated with activities that assist an enemy in such war। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस थोड़े खराब हुए, देन समहाउ इंडिया एंड बांग्लादेश वेंट ऑन अ वॉर, और कोई व्यक्ति था उसने अनलॉफुल ट्रेड कर दिया बांग्लादेशी बिजनेसमैन के साथ में, या फिर उसने कम्युनिकेशन, उसने एज अ स्लीपर सेल की तरह स्टार्टेड गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया टू द एनिमी नेशंस। बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं आजकल जो ड्यूरिंग एनी वॉर इन विच इंडिया इज इन्वॉल्व और इज एसोसिएटेड विथ एक्टिविटीज दैट असिस्ट एन एनिमी इन सच वॉर, देन उसकी जो सिटीजनशिप है उससे डिप्राइव कर दिया जाएगा। कब? अगर आप रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजन बने हो तो। उसके बाद में क्या है? इफ द सिटीजन इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम टर्म ऑफ 2 years विद इन 5 years ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इन एनी कंट्री। मुझे नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिली है और अभी मुझे 5 साल भी नहीं हुए
और मान लीजिए तीसरे साल ही मुझे 2 साल की सजा हो गई है, तब फिर डिप्राइव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप का। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इफ अ सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 ईयर विदाउट बीइंग अ स्टूडेंट एट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अ फॉरेन कंट्री, employed by an Indian or international governmental organization, or annually registering their intent to retain Indian citizenship at an Indian consulate। सिंपल है, अगर वो कंटिन्यूसली 7 साल तक इंडिया के बाहर रह रहा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है, और वो बार बार इंडियन कॉन्सुलेट में आके बता नहीं रहा है दैट आई एम इंडियन सिटीजन और आई विल बी इंडियन सिटीजन, तब उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए आपको बस अभी 2 चीजें पता होनी चाहिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इसको पढ़ लेना, मैंने दी हुई है डिटेल। क्वेश्चन अब इसमें से आते नहीं है, 2015-16 तक इससे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन शायद 2015 में ही जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि जो एफर्ट है वो कम लगे। तो जो डिस्टिंक्शन है वो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं। ये वही चीजें लिखी हुई है मैंने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी। अब ये मैं वही बता रहा था कि हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम फॉरेन सिटीजनशिप की बात करते हैं, जब हम पर्सन ऑफ इंडियन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिया हुआ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिया हुआ, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कोई भी फॉरेन सिटीजन है, लेकिन ये कंट्रीज के सिटीजन नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए, श्रीलंका का नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान का नहीं होना चाहिए, चाइना का नहीं होना चाहिए, ईरान का नहीं होना चाहिए, नेपाल का नहीं होना चाहिए, भूटान का नहीं होना चाहिए। तो ये याद होना चाहिए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में कोई भी फॉरेन सिटीजन हो सकता है, लेकिन ये कंट्री के व्यक्ति नहीं हो सकते, ये कंट्री के लोग नहीं हो सकते। अगर ये कंट्री के लोग हो रहे हैं देन यू विल नॉट बी एलिजिबल, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये बेनिफिट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। हाँ, 2015 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किए और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया था। तो जो पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग था और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अलग था, इनको हमने मर्ज कर दिया था। डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करने में, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि जो कैटेगरी इसको मर्ज ही कर दो। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक है, पहले क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते हैं। बस एक बार आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, स्लाइड्स में मैंने दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यूज जो हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने। पहला है, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। किसमें है? पार्ट 1 तो मैंने आपको अभी बताया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2, पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 इज टीपीएसपी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। सिटीजनशिप कैसे दी जा सकती है इंडिया में? 1 शुड बी बॉर्न इन इंडिया, ओके। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, ओके। हु हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years। अभी मैंने आपको बताया था, या तो ये 1 शुड बी बॉर्न इन इंडिया, या तो फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट शुड बी बॉर्न इन इंडिया। और इसके बाद में मैंने आपको 5 year वाला भी बताया था, दैट हु शुड बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years। शायद मैंने आर्टिकल 5 में आपको बताया था। देखते हैं हम एक बार। देखिए ये दिया हुआ है, फॉर नॉट लेस देन 5 years। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं आर्टिकल से, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका 1, 2 and 3। अब नेक्स्ट है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज his or her citizenship if he or she renounces Indian citizenship, okay.
voluntarily acquires the citizenship of another country, okay. marries a citizen of another country, okay. criticizes the government. ये भी कितना सिंपल है. अगर मैं 4 ही हटा दूं, ये यहाँ पे 4 है. मैंने बोला क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट. अगर ऐसा होता तो फिर तो आधे से ज्यादा जनता जो है वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप इंक्लूडिंग मी वुड हैव लॉस्ट इंडियन सिटीजनशिप. तो क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट तो गलत है. तो कहाँ कहाँ पे 4 है, ये 4, ये 4. अब इसमें ऑप्शन में सिमिलैरिटी क्या है, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 तो सही है. मतलब आप मुझे उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. अब थर्ड क्या है, मैरी इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. कितना एब्सर्ड है, कितना एब्सर्ड साउंड करता है. इफ आई एम मैरिंग समवन एल्स हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, आई विल, व्हाई वुड आई लूज माय इंडियन सिटीजनशिप. तो ये गलत हो गया. तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 एंड 2 ओनली. देखिए कितना सिंपल है. सिटीजनशिप लगता बहुत टफ है अगर वो जब आप डेट्स देखते हो, जैसे हमने बोला कि 1 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, दिसंबर 3 2004, ये सारी जब डेट्स हम देखते हैं तो हमें सिटीजनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है. लेकिन वो उतना है नहीं. आप देखेंगे तो डेट से उन्होंने इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है. 1 या 2 डेट्स होंगी उसमें. तो डेट से मत डरना, डेट्स पे जाया करो. Which of the following statement are not true for the category of overseas citizen of India inserted by amendments to the Citizenship Act of India in 2003. क्या दिया हुआ है कि क्या ट्रू, देखिए नॉट दिया हुआ है. तो ये नॉट पे पहले आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर नॉट ट्रू है, ट्रू है, पहले देखिए और उसके बाद में उसको अंडरलाइन कीजिए. जैसे नॉट है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो कैटेगरी है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, ये इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट से 2003 में. तो इसमें क्या ट्रू नहीं है. इट गिव्स ड्यूल सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ओके. इट गिव्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एंड OCI कार्ड विदाउट सिटीजनशिप, ओके. इट परमिट्स OCI टू वोट इन जनरल इलेक्शन इन इंडिया, ओके. इट अलाउज OCI टू ट्रेवल टू इंडिया विदाउट वीजा. देखिए ये गलत है. इट परमिट्स OCI टू वोट इन जनरल इलेक्शन, ये गलत है. तो ये स्टेटमेंट सही होगा, पहली चीज. तो अब 3 कहां पर है, 3 एक 1 पे है और ये है. मतलब आप मुझे 2 एंड 4 और 2 तो देखने की जरूरत ही नहीं. तो आई विल नॉट लुक एट 2. इट गिव्स ड्यूल सिटीजनशिप, यहीं पे मैं पढ़ के बता दूंगा कि अरे गलत है. इंडियन सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है ड्यूल सिटीजनशिप. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप. तो ये गलत हो गया. तो गलत हो गया मतलब सही हो गया. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 एंड 3. Next question. The category of overseas citizen of India was entered in the Citizenship Act of India through an amendment. अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दिया. क्या दिया हुआ था यहां पर, which of the statement is not true for the category of overseas citizen of India which is inserted by amendment to the Citizenship Act of India in 2003. अगर आप PYQ भी कर लेते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. इसका आंसर 2003 है. दैट इज वाई सॉल्विंग PYQ इज इंपॉर्टेंट. अगेन ओवरसीज इंडिया कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी इन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, देयर नेम्स मस्ट फिगर इन द इलेक्टोरल रोल, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट. इसमें से करेक्ट हमें बताना था. तो क्या हो सकता है इसमें. इसमें दिया हुआ है कि जो ओवरसीज इंडियंस है, जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, आप भी जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए या फिर आप जॉब कर रहे हैं, और अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन में वोट देना है तो आप कैसे दोगे. यू वांट टू एक्सरसाइज योर फ्रेंचाइजी. तो इसके लिए क्या है, बिल्कुल आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा. अगर आप सिटीजन नहीं हो तो आप इंडिया में वोट ही नहीं कर पाओगे. दिस इज ट्रू. देयर नेम्स मस्ट फिगर इन द इलेक्टोरल रोल. जो इलेक्टोरल रोल है उसमें आपका नाम होना चाहिए, अदरवाइज फिर मैंने बताया था ना आपको, जब हम बात करते हैं कि राइट टू वोट का, जब मैं बता रहा था आपको प्रीएम्बल में और सेलिएंट फीचर में भी, जब मैंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, आपका इलेक्टोरल रोल में नाम अपीयर हो रहा है, तभी आप वोट दे पाएंगे. तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, आपका नाम होना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, 1 एंड 2. दे मस्ट प्रेजेंट इन इंडिया. आप बिल्कुल सही बात है, आप यूएसए में बैठे हो, यूएसए में बैठ के वोट थोड़ी ना दे सकते हो. आपको इंडिया में आना पड़ेगा, जहां पर आपका पोलिंग बूथ है वहीं पे आपको जाके वोट देना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं है कि आप यूपी में हो, आपका नाम यूपी की इलेक्टोरल रोल में हो और आप चाह रहे हो कि तमिलनाडु में वोट दे दो. आपको ट्रैवल करना पड़ेगा यूपी में, एक पर्टिकुलर बूथ होगा, उसी बूथ पर जाके आप वोट दे सकते हो. तो ये भी सही है, दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन इंडिया. तो 1, 2 एंड 3.
अब ये आज हमने कर लिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से ऑलमोस्ट जब मैं कल देख रहा था तो करीबन 40 से 50 क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो वो हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है ताकि हम जो है कम से कम समय में पॉलिटी को सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए कवर कर पाए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद।